हमने एलिमेंट्स की टाइप्स कुछ पढ़ी थी HTML के अंदर, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। लेकिन उनके जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो होते हैं, वेब पेज के अंदर शो होते हैं, वेब पेज के अंदर जो उनका डिस्प्ले टाइप होती है, उस हिसाब से हमने बिल्कुल लास्ट पे एक यानी टाइप पढ़ी थी। यानी दो टाइप्स के एलिमेंट्स हमने एलिमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए। जो हमने पहले टाइप्स पढ़ चुके हैं वो उनको भी जहन में रखना है, लेकिन ये कुछ हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से ये टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। HTML के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो अगर हम उनका वेब पेज के अंदर अपीयरेंस देखें तो उस हिसाब से दो किस्म के होते हैं। अब आप जब जिस तरह से उनको यूज़ करेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने जहन में रखना है। एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो एक अपनी लाइन के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को, यानी अपने जैसे दूसरे एलिमेंट को या किसी दूसरे एलिमेंट को यानी आने देते हैं एक लाइन के अंदर। यानी कि उनके दो एलिमेंट्स अगर आ जाएं तो दोनों क्या होंगे, वो इनलाइन एलिमेंट्स होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये यहाँ पे आते हैं। ये इमेज है एक, इसको आप एक इमेज कंसिडर कर लें। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो यानी एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है। अब्दुल वहाब, आपका माइक जो है उसको म्यूट कर लें, आवाज़ आ रही है काफ़ी। एक एलिमेंट, आप इसको एक एलिमेंट कंसिडर करें HTML का, ठीक है। अगर ये एलिमेंट दूसरे इसी तरह के एलिमेंट को अपनी लाइन के अंदर आने देता है, मतलब एक एलिमेंट में अगर एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं तो इनको तो ये क्या आ रहे हैं, एक लाइन के अंदर आ रहे हैं दो एलिमेंट्स, तो इन दोनों को हम बोलेंगे ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, इधर आएंगे, यानी बग़ैर बी आर के, आप बी आर ना लगाएं इनमें, तो ये क्या है, ये एक ही लाइन के अंदर दोनों आ जाएं। अगर बी आर लगाएंगे तो फिर तो दूसरी लाइन में चले जाएंगे ना, ठीक है। मैं अब इस तरह करता हूँ, यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, IMG का टैग लगाता हूँ। इधर से हम एक इमेज ले लेते हैं। ये इमेज हमने ले ली और इसका है इसको 1.html कर 1.jpg कर लेता हूँ इसका नेम। अच्छा, इसको मैंने अब कॉल करता हूँ इस एलिमेंट के इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस वेब पेज के अंदर। इसका नेम है 1.jpg। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और सेम इसी तरह का एक और एलिमेंट भी ऐड कर लेता हूँ। इनमें मैंने बी आर नहीं लगाया है। इसकी मैं जो विड्थ है ना, उसको यहाँ लगा देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। इसको कॉपी किया एंड यहाँ दोबारा पेस्ट करता हूँ एक और इसके, यानी कि दो कॉपीज़ सेम एक जैसे मैंने दो इमेजेस लगा लिए। HTML इसको कंसिडर करेगा कि ये दो डिफरेंट इमेज लगे हुए हैं, बेशक पाथ एक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इमेजेस एक ही लाइन के अंदर दोनों आ गए हैं। हाँ, अब मैंने इनके दरमियान में BR नहीं दिया तो क्या है,
ये एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अलाउ कर रहा है कि वो इसकी लाइन में आ जाए। ठीक है, मैं फ़र्ज़ करें इसमें अब अगर इनको डिफरेंट लाइंस में करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे बी आर का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ तो ये अब दूसरी लाइन में आ जाएगा। लेकिन अब एक और हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इन लाइन और ब्लॉक लेवल जो है ये समझ आ जाएंगे। यहाँ मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो सैम्पल टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने सैम्पल टेक्स्ट ले लिया थोड़ा सा, और इसको मैंने इसके अंदर ये यहाँ पे पी टैग स्टार्ट्स एंड इधर पी टैग क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर ये मैंने टेक्स्ट जो है इसको इंसर्ट कर दिया। ये एक पी टैग हो गया, और इसी तरह से इसका मैं एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ पी टैग की। अब आप देखिए एक पी टैग ये है और दूसरा पी टैग ये है। ठीक है, इनके दरमियान में मैंने बी आर का टैग नहीं लगाया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और अब यहाँ मैं डिस्प्ले देखता हूँ तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया कि एक पी टैग ये लगा हुआ है, एक पी टैग ये लगा हुआ है, इनके दरमियान में मैंने बी आर का टैग नहीं दिया। ठीक है, मैं इनका ना टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, टेक्स्ट यहाँ तक है। ठीक है, इतना है, ये इतने इतने टेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट होने के बावजूद दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लाइंस के अंदर आ रहे हैं। ये जो एलिमेंट है ये दूसरे किसी एलिमेंट को चाहे आप इसके साथ इमेज लगा दें या कोई भी एलिमेंट लगा दें, पैराग्राफ उसको अपने इक्वल नहीं आने देगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये पूरा एक ब्लॉक कवर कर रहा है। ठीक है, यानी पूरी एक लाइन जो है उसको अगर कवर करे जो एलिमेंट, उस अपनी लाइन के अंदर दूसरे को ना आने दे, उसको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ऐसा एलिमेंट जो कि अपनी उसकी पूरी लाइन को, यानी पूरी जो रो होती है उसको ऑक्यूपाई ना करे, बल्कि दूसरा जो एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ से बी आर ख़त्म करता हूँ तो क्या होगा, ये आने देगा दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे, चाहे इमेज हो या कोई भी दूसरा इनलाइन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे अलाउ करेगा कि ये इस लाइन के अंदर आ जाए। ठीक है, लेकिन जो कि ब्लॉक लेवल है वो ना तो अपने स्टार्ट में किसी को आने देता है और ना एंड पे आने देता है। ठीक है, इसको यानी बी आर की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही न्यू लाइन जो है वो अगले के लिए जनरेट कर देता है और अगला एलिमेंट इससे नीचे आता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इसको हम क्या कहते हैं, इनका जो ये टाइप है, ये टाइप किसके अकॉर्डिंग होती है, ये किस एस्पेक्ट से होती है, ये डिस्प्ले के एस्पेक्ट से होती है कि इनका डिस्प्ले कैसा होता है। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है इमेज, इसको बी आर तो ना लगाना पड़े, लेकिन जितने भी मेरे बी आर हों, मैं अपने वेब पेज के अंदर बी आर आई एम जी टैग यूज़ करूँ, वो सारे जो हैं वो इन लाइन की बजाय ब्लॉक लेवल हों। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी ये जो फ़ाइल मैंने इसमें लिंक की हुई है, मैं अब अगला काम जो है वो सारा एक्सटर्नल CSS के अंदर, यानी CSS की जो मैंने फ़ाइल बना रखी है उसके अंदर करूँगा। इसको मैंने ओपन किया, इसके अंदर ये फ़ाइल ऑलरेडी लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है, उसको चेक करने के लिए ये लिंक है या नहीं है, मैं यहाँ पे आता हूँ, IMG का मैंने टैग लगाया है इधर, यानी IMG के सिलेक्टर, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे जितने भी ये इमेज टैग हों वो सारे उनकी बाय डिफ़ॉल्ट तो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इन लाइन होते हैं, दूसरे पैराग्राफ को, सॉरी दूसरे एलिमेंट को अलाउ करते हैं कि वो उस लाइन के अंदर यानी रखा जा सके। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो IMG का टैग है उसकी जो डिस्प्ले टाइप है वो इन लाइन से ब्लॉक लेवल हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉल करूँगा। मैंने IMG को कॉल किया,
और इसकी मैंने टाइप डिस्प्ले लिखूँगा यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉलन एंड देन इसको ब्लॉक लिख दूँगा। अब हम इसके आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, तो आप देखेंगे कि हमने अब इसको बीट नहीं लगाया, उसके बावजूद इसने क्या किया कि दूसरे इसके अंदर अब जो प्रॉपर्टी है वो सेम की वाली आ गई है, यानी ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पी टैग है ये ब्लॉक लेवल की बजाय इनलाइन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेम इसी तरह से यहाँ पे पी को कॉल करूँगा, पी टैग, और इसका मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूँगा। अब आप देखिए तो दोनों पैराग्राफ क्या हो गए, वो एक ही लाइन के अंदर आ गए, ठीक है ना। वो लाइन वाली जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं कुछ और इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है आप उसकी विड्थ और हाइट जो होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी विड्थ और ये इमेज के अलावा बाकी सारे जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं उनकी हाइट और विड्थ जो है वो एडजस्ट की जा सकती है, आप उनको हाइट और विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये एक इसकी मैं ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ चेंज की थी इनकी समझ आ गई है सबको कि ब्लॉक लेवल क्या होता है और इनलाइन क्या होता है। अच्छा, मैं समझाता हूँ इसमें दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो पूरी एक लाइन को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। ये जो है ये इमेज है, मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने एक इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कट किया इसको, एक इमेज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। यहाँ दूसरा इमेज अभी शो नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, मैं बगैर किसी यानी बी आर लगाए या लाइन ब्रेक का जो ब्रेक रो का जो टैग होता है वो लगाए बगैर मैं यहाँ पे एक और ऐसे ही इमेज टैग सेम इसी तरह का लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखें इसका डिस्प्ले कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ये एक लाइन में एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। यानी एक लाइन के अंदर पूरी लाइन को एक एलिमेंट जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, दूसरे एलिमेंट को अलाउ कर रहा है कि उसकी लाइन में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो एलिमेंट होता है जो अलाउ करे दूसरे एलिमेंट को अपनी लाइन में आने का, उसको कहते हैं इन लाइन एलिमेंट, ठीक है। और ऐसा एलिमेंट जो ये अलाउ ना करे कि वो उसकी लाइन के अंदर स्टार्ट में या उसके एंड में कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, जैसे ये देखें आप, ये एक पैराग्राफ लगा हुआ है, इसी जैसा बिल्कुल एक और पैराग्राफ मैं इसके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। या बल्कि सामने लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी दूसरा पैराग्राफ लगा दिया। ये आपको पता है कि एंटर जो है वो कोई मतलब इसका कुछ एंटर का कोई मानी नहीं रखता जब तक हम इसमें बी आर टैग ना लगाएं। आमतौर पे इसी तरह से होता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं उसके बावजूद, हालांकि मैंने बी आर टैग नहीं लगाया, इनके बीच में भी नहीं लगाया, लेकिन ये एक लाइन में दो आ रहे हैं, लेकिन इनके बीच में भी नहीं लगाया, उसके बावजूद ये एक लाइन में एक ही आ रहा है। यानी एक टैग, एक एलिमेंट जो है, एक पैराग्राफ टैग वो पूरी लाइन को ही ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी बेशक वो यहाँ तक है लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट को आने नहीं देता। तो इस तरह का एलिमेंट जो है उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। ये पूरी एक लाइन या पूरे एक ब्लॉक को ऑक्यूपाई करता है, इस वजह से इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। अब समझ आ गई है? दोनों टाइप्स में होते हैं, मैंने पहले बताया कि दो टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं जिनकी आप हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और जिनकी आप और हाइट और विड्थ एडजस्ट नहीं कर सकते वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जो ठीक है डिफरेंट। हम या आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें वो प्रैक्टिस के साथ साथ पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने देखा
डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है, इन लाइन को अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसकी मैं हाइट और विड्थ एडजस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा इससे आगे चलते हैं। ये हाइट और विड्थ जो है ये इसके बाद समझाएंगे, पहले इससे अगला जो हमारा फर्दर है उसकी तरफ आते हैं। ये अभी आपको हाइट और विड्थ जो है वो समझ नहीं आएगी, उससे आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे हमने ये देख लिया कि डिस्प्ले जो है वो क्या होता है। अब आप ये चाहते हैं कि डिस्प्ले इन दो के अलावा तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने एक एलिमेंट लगाया हुआ है, ठीक है। आपने मैं इसको ना एक आईडी दे देता हूँ। ये पहला जो इमेज है ना, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। ये अब्दुल मुस्तफ़ा अपना माइक म्यूट कर लें, आपकी जो है वो थोड़ी सी नॉइस आ रही है। अच्छा मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, इज इक्वल्स टू इसमें मैंने आईडी दे दी फर्स्ट इमेज या फर्स्ट डैश IMG, यानी कि पहला इमेज जो है मैंने इसको एक आईडी दे दी। अब मैं इसको फर्स्ट इमेज को कॉल करता हूँ। तो आपको पता है आईडी को कॉल करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है। हम यहाँ पे आईडी को कॉल करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं हैश का। ये हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था CSS के। तो यहाँ पे मैंने आईडी को कॉल किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इसके जो पहला इमेज है वो लगाया तो है मैंने, उसके बावजूद ना मैं इसको कमेंट लगाऊं ना कुछ और करूं, लेकिन मैं जस्ट चेक करने के लिए इसको यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले को ही चेंज करूँगा। इसके डिस्प्ले में एक और प्रॉपर्टी, इसके डिस्प्ले की वैल्यू जो है, यहाँ पे आऊँगा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मैंने लगाई और डिस्प्ले इसको नन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं दो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं, यानी एक फ़र्स्ट इमेज है एक सेकंड इमेज है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो बल्कि मैं इनको ना इमेज थोड़ा सा डिफरेंट दे देता हूँ। ये 2.jpg है, इसको मैंने 2.jpg दे दिया और विड्थ उतनी ही है। अभी मैं इधर से ये वाली प्रॉपर्टी ख़त्म करके दोबारा आपको दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यानी इसको जस्ट मैंने जब इंसर्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हैं ये फ़र्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट वाला जो इमेज है उसको एक आईडी के ज़रिए कॉल किया और उसका डिस्प्ले नन कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये फर्स्ट जो है वो हाइड हो गया है, हालांकि इमेज मौजूद है उसके बावजूद मैंने उसको CSS के थ्रू डिसेबल कर दिया, यानी डिसेबल नहीं, इसको मैंने हाइड कर दिया। इसकी उसके बाद डिस्प्ले के बाद एक चीज़ आती है जो सेम इसी काम के लिए यूज़ होती है, यानी उसको कहते हैं विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी क्या होगी, अगर मैं विजिबिलिटी इसकी हिडन कर देता हूँ तो क्या करेगा, फिर भी ये इमेज जगह उसकी ऑक्यूपाई रहेगी, लेकिन वो इमेज या वो एलिमेंट जिसकी मैंने विजिबिलिटी हिडन कर दी है वो नज़र नहीं आएगा। उसने जितनी उसके लिए मार्जिन या वो जितनी प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको वो उसी के पास रहेगी, उसमें कोई उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिस्प्ले नन कर दिया तो वो कम्प्लीटली वहाँ से यानी ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसकी जगह भी दूसरा एलिमेंट ले लेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्ले और विजिबिलिटी की जो है वो ये है। उसके बाद अगली इसमें चीज़ आते हैं कि मैं इसमें विजिबिलिटी जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, यानी हिडन जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद आते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज जो है ये थोड़ा सा फेडेड नज़र आए, बल्कि मैं इसको सेव रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये इमेज इसका यहाँ से 100 की बजाय मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 500।
अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये थोड़ा-सा फेडेड नज़र आए, मतलब इसका कलर वो थोड़ा-सा चेंज करना चाहता है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है कुछ वो नज़र आए, कुछ ये नज़र आए, मीन्स इसकी ओपेसिटी इसको बोलते हैं, वो थोड़ी-सी कम करना चाहता हूँ। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो समझ आ जाएगी। ओपेसिटी ओपेसिटी इसकी परसेंटेज में होती है, और मैक्सिमम ओपेसिटी 1 है और मिनिमम जो है वो 0 है, यानी 0 से 1 तक इसकी ओपेसिटी है। अगर मैं चाहता हूँ कि हाफ इमेज जो है वो फेडेड हो और हाफ नज़र आए, मैं आपको बताता हूँ, तो मैं इसकी क्या लगाऊँ, 0.5 मैं इसकी ओपेसिटी करके इसको यहाँ पे सेमीकोलन, अब आप देखेंगे तो ये इमेज थोड़ा सा फेडेड नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये फेडेड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका हाफ जो डिस्प्ले है वो ख़त्म कर दिया, इसकी हाफ ओपेसिटी कम कर दी है। तो आप इसको 0 से 1 तक यानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये और भी इससे ज़्यादा फेडेड हो जाए, इसका कलर और फेड हो जाए, तो मैं इसको यानी 0.1 कर दिया, तो बिल्कुल हल्का सा नज़र आ रहा है। आप अगर ज़्यादा गौर करेंगे तो नज़र आएगा, वैसे यानी ज़्यादा क्लियर नहीं है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट नज़र आए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पे होता है। 1 का मतलब है 100% नज़र आए इमेज। ठीक है, क्लियर हो गया है ये 3 प्रॉपर्टीज़। उसके बाद चलते हैं कि अब हम प्रॉपर अपने CSS डॉक्यूमेंट की तरफ आ रहे हैं कि CSS डॉक्यूमेंट जो होता है वो बेसिकली स्टार्ट कैसे किया जाता है, और बिल्कुल हम स्टार्ट से इसको लेके चलेंगे। उसके हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी तरह से CSS का स्ट्रक्चर जो है, जैसे जब आपने CSS की कोडिंग स्टार्ट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, उसके लिए यानी जब हमने HTML की कोडिंग करनी हो तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी तौर पर चाहिए ना। डॉक्यूमेंट टाइप हमने डॉक टाइप देनी होती है, उसके बाद HTML का टैग, हेड का टैग और बॉडी का टैग, ये 4 टैग्स ज़रूरी तौर पे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से HTML के लिए जो मैंडेटरी टैग है या एसेंशियल टैग कह सकते हैं, वो कौन सा है, ये सॉरी टैग नहीं, जो एक लाइन है वो कौन सी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन है। आपने ऐट और करैक्टर सेट देना होता है। करैक्टर सेट का मतलब होता है कि स्पेशल करैक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ये एक करैक्टर सेट में यानी शामिल होते हैं। किसी लैंग्वेज का करैक्टर सेट उसके अंदर जितने भी करैक्टर्स होते हैं, यानी ABC स्पेस, जिसको हम वाइट स्पेस भी बोलते हैं, और स्पेशल करैक्टर्स और नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो किसी एक लैंग्वेज में लिखी जा सकती हैं उसको उस लैंग्वेज का करैक्टर सेट बोलते हैं। तो हम HTML5 के अंदर ये CSS की कोडिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो ये जो HTML5 का करैक्टर सेट है उसको बोलते हैं UTF-8। ठीक है, अब उसको लिखेंगे कैसे, CHARSET, उसके बाद आप डबल कोट्स देंगे एंड देन एक सेमीकोलन, और इस डबल कोट्स के अंदर आप स्मॉल लेटर्स के अंदर UTF-8। जस्ट ये एक स्टेटमेंट है जो लाजमी तौर पे आपको एक CSS के डॉक्यूमेंट में लिखनी होती है। उसके बाद आपने CSS की कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। UTF-8 का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये UTF-8 एक्चुअली करैक्टर सेट का नेम है, ठीक है। और ये करैक्टर सेट किसका है, HTML5 का जो करैक्टर सेट हम यूज़ कर रहे हैं, जो HTML5 यूज़ करती है, यानी जितने हम नंबर्स यूज़ करते हैं या जितने हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो इस करैक्टर सेट में लाई करते हैं। और करैक्टर सेट ये होता है कि जितने करैक्टर्स किसी लैंग्वेज में यूज़ होंगे वो सारे उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जस्ट क्लासेस और या आईडीज़ या फिर उसके बाद टैग्स का जो नेम होता है उनको कॉल करना होता है यहाँ पे, और प्रोसीजर लिखने होते हैं। जस्ट ये इसका सिंटैक्स है, यानी स्ट्रक्चर है HTML CSS डॉक्यूमेंट का। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पूरा वेब पेज है, ये पेज, मैं ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इसको सेव किया मैं, ये अब अगर ये यहाँ पे इसका डिस्प्ले देखें बिल्कुल वाइट आ रहा है।
अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वेबसाइट का पेज है, वेब पेज, इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि बॉडी का बैकग्राउंड, वो किसी कलर में आए। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, बॉडी लिखूँ, सबसे पहले बॉडी को कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, बॉडी, और उसके बाद मैंने पेरेंथेसिस लगाई। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बैकग्राउंड कलर की, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और अब मैं अगर कोई कलर नेम अगर किसी का जानता हूँ तो नेम भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो रेड कर दूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे पूरी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया, चाहे आप इसको जितना जूम इन कर लें या जूम आउट कर लें, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये बैकग्राउंड कलर नहीं, कोई इमेज जो है, जैसे ये इमेज है, ये मेरी पूरी वेबसाइट के इमेज के तौर पे, बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ हो, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेच करना चाहूँ स्ट्रेच कर सकता हूँ, इसको किसी तरह से भी मैं एडजस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? बैकग्राउंड कलर की बजाय मैं इसको फ़िलहाल कमेंट्स लगा देता हूँ। कमेंट्स का आपको पता है कैसे, किस लिए लगाते हैं, ताकि जिस कोड पे कमेंट्स लगाए जाएँ वो डिसेबल हो जाए। इस पर मैं कमेंट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, और इमेज का हमने URL देना है। तो जैसे हम HTML में क्या करते थे, src देते थे, यहाँ पे इमेज का सोर्स देने के लिए उसका जो हम वैल्यू लिखते हैं वो इस तरह से होती है, URL, ये ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने इमेज का पाथ लिखना होता है कि इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है। इमेज हमारे पास ये है 1.html। मैं ये चाहता हूँ 1.html जो है वो बैकग्राउंड वेब पेज के बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ हो। मैं यहाँ पे इसका नेम लिख दूँगा। अब इसका डिस्प्ले देखते हैं, यहाँ जाके आप ये देखें तो बिल्कुल यानी रिप्लेस कर दिया इसने, यानी इमेज को इमेज रिप्लेस, यानी बैकग्राउंड जो है उसने उसमें इमेज ने कलर को रिप्लेस कर दिया, कलर की जगह पे अब इमेज आ गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड इमेज, हमने यानी बैकग्राउंड इमेज लगा लिया। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ बैकग्राउंड साइज़ में आपने विड्थ और हाइट जो है वो देनी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 1000 पिक्सल, और उसके बाद विड्थ जो है वो 1000 पिक्सल दे देता हूँ इसकी। अब आप देखें तो ये इमेज स्ट्रेच हो गई है किसके, उस साइज़ में। अब मैंने जो अपनी वेबसाइट का यानी जो रेजोल्यूशन है या जिस पे सेट किया हुआ है उसके हिसाब से इस इमेज को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ अपनी यहाँ पे रेजोल्यूशन जाके देखूँगा, उस हिसाब से इसको मैं एडजस्ट करता हूँ ताकि 100% इसके ऊपर पूरी आए। ये मेरी जो वेब पेज का जो मेरा डिस्प्ले है या जो रेजोल्यूशन है वो ये है 1366 बाय 768, ठीक है। मैं अब इसको यही सेम डायमेंशन दे देता हूँ ताकि इस पे ये फिट आ जाए। 1366 बाय 768 पिक्सल। अब आप देखें तो पूरी मेरी जो वेबसाइट है उसके पेज के ऊपर ये यानी मेरी वेबसाइट का कम्प्लीटली बैकग्राउंड यही बन गया है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अगर फ़िलहाल के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि इसको बल्कि ये प्रॉपर्टी लगी रहे उसमें अगर ये अब थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे जाएगा तो आप देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसका साइज़ तो वही है लेकिन मैंने इसको जब जूम आउट किया है 25% पे किया है तो क्या है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है।
रिपीट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिपीट ना हो, तो हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट के बाद मैं लिख देता हूँ नो रिपीट। ये मैंने लिखा। अब आप देखेंगे जस्ट एक इमेज आएगी, रिपीट करेगा ही नहीं। ठीक है। अगर आपने एक्सेस पढ़े हों, जो यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्सेस, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस। और जो वर्टिकल होता है, मतलब ये बिल्कुल जिसको आपको कहते हैं कि कॉलम का जो ऑर्डर होता है, ये वर्टिकल ऑर्डर, इसको आप बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में इमेज जो है वो रिपीट हो, लेकिन वाई एक्सिस में रिपीट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पे आके इमेज रिपीट और नो रिपीट की जगह पे, नो की जगह पे जस्ट एक्स रिपीट लिख दूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक्स में रिपीट हो, एक्स एक्सिस में रिपीट हो, वाई में ना हो। तो ये देख सॉरी, इसको रिपीट एक्स बोलेंगे, सॉरी। ये जो है रिपीट एक्स क्या करेगा कि जस्ट इसको एक्स एक्सिस में रिपीट करेगा, वाई एक्सिस में रिपीट नहीं करेगा। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में रिपीट कर रहा है, वाई में नहीं कर रहा। अगर इसी तरह से मैं वाई में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वाई लिख दूँगा। ये वाई एक्सिस में रिपीट करेगा, यानी वर्टिकल में रिपीट करेगा, और हॉरिजॉन्टल में नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होती है, इसको मैंने 100% कर लिया। अपने पेज के ऊपर ये कुछ जो टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मैंने पी टैग लगाया। इस पर देखिए मैंने काफ़ी सारा जो है टेक्स्ट पेस्ट कर लिया है। उसके बाद और भी इसमें कर लेते हैं, ताकि ये पेज की जो है, ये मैंने रिफ़्रेश किया। अब आप देखें तो साथ साथ यानी इमेज मैंने जस्ट एक्स एक्सिस में रिपीट किया हुआ है, वाई एक्सिस में रिपीट नहीं किया। तो जैसे ही वो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये इमेज जो बैकग्राउंड है वो भी उसके साथ ऊपर स्क्रॉल होता जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल ना हो, बैकग्राउंड जो है वो यहीं पे फिक्स हो जाए। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट और उसकी वैल्यू दे दूँगा मैं फिक्स्ड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब देखें तो बैकग्राउंड वहीं पे स्टिल है। जो ऊपर का कंटेंट है तो उसको स्क्रॉल किया जा रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड है, उसको हम स्क्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट हो गई। और उसके बाद एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। आपको डायमेंशंस भी देनी है, आपको यूआरएल देना है, आपको ये रिपीट लगानी है, और ये भी लगानी है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बार बार आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें ये सारा कुछ एक ही रो में लिख देंगे तो ये काम करने लग जाएगा। कैसे, उसको बोलते हैं जस्ट बैकग्राउंड। हम देखेंगे ये जो यहाँ से मैंने ये दिया था, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ताकि ये सारा जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई ये सारी हाइड हो जाए। ठीक है। इसको मैंने हाइड किया, सेव करके यहाँ पे देखता हूँ तो बैकग्राउंड हाइड हो गया। मैं चाहता हूँ कि जस्ट एक ही प्रॉपर्टी में ये सारा काम हो जाए। तो कैसे होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी जस्ट बैकग्राउंड लिखूँगा, उसके आगे सेमीकोलन, और उसके अंदर सबसे पहले जो मैंने यूआरएल देना है वो लिख दूँगा, फिर एक स्पेस। उसके बाद जो मैंने इसकी यानी इसको रिपीट जिस तरह से करना है, जो रिपीट की प्रॉपर्टी है वो भी स्पेस दे के बाद लिख दूँगा। उसके बाद मैं इसको अटैचमेंट कौन सी मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिक्स्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं स्पेस दे के फिक्स्ड लिखूँगा। अब आप देखिए ये यहाँ पे आ गई है। अब इसको आप देखें तो जस्ट मैंने दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। उसके बाद अब
बिल्कुल वही बैकग्राउंड आ गया है, यानी यूआरएल इसी के अंदर दे दिया मैंने, रिपीट के लिए इसी के अंदर लगा दी है, और बैकग्राउंड अटैचमेंट ये मैंने फिक्स लगा दी। और उसके बाद दूसरी जो बैकग्राउंड अटैचमेंट दे सकते हैं फिक्स्ड के अलावा, वो होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, वो होती है स्क्रोल। वो क्या है कि ये बैकग्राउंड भी ऊपर यानी इसी के साथ साथ स्क्रॉल करे, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने स्क्रॉल यूज़ करना है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ ही ना करें। क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये हमारे पास हो गई बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आते हैं कि पैराग्राफ की जो है टेक्स्ट की सेटिंग्स वो कैसे करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं जो ये मैंने सारी सेटिंग्स अप्लाई की हैं CSS की, इनको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, या इन पे मैंने ये कमेंट लगा दिया। ठीक है, जस्ट एक मैं यहाँ रहने दूँगा। ये कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे हो, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर दे देता हूँ, ग्रे। ठीक है, और अब आप इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख देख रहे हैं आप, ग्रे ग्रे बैकग्राउंड हो गया। बाकी सारी बैकग्राउंड की मैंने कमेंट कर दी है ताकि वो नज़र ना आए। ठीक है, उस यानी उसका वहाँ पे इफेक्ट हम देख ना सकें, इम्प्लीमेंट ना हो। तो उसके बाद आते हैं पैराग्राफ की तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि जितने पी के टैग्स मैं लगाऊँ उनके ऊपर कुछ सेटिंग्स अप्लाई हो। उसकी सेटिंग्स देखते हैं। पी का टैग हम जब कॉल करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, पी उसके आगे पैरेंथेसिस, और पी के टैग के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि पैराग्राफ को अलाइन करना। तो पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। टेक्स्ट अलाइन, और सबसे पहले इसकी जो हम पढ़ेंगे वो है सेंटर। ये देखें पूरा टेक्स्ट जो है इधर से भी उसी तरह से और इधर से भी बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया है। अब ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इधर से भी यानी उसने राइट से भी उतनी जगह यानी बिल्कुल जगह छोड़ दी है, और लेफ़्ट से भी जगह छोड़ दी है, स्पेस छोड़ के बिल्कुल सेंटर में हो गया। जैसे सेंटर लाइन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं या किसी और वर्ड वर्ड प्रोसेसर के अंदर आप करते हैं, उसी तरह से। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन की। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन ये आप पी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ख़ास तौर पे ये यूज़ होती है एंकर टैग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं ए लगाता हूँ एंकर टैग, उसके आगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन लगाई, क्योंकि इसमें आपको ये समझ आ जाएगी टेक्स्ट डेकोरेशन। इससे पहले मैं ये करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि एंकर टैग बेसिकली करता क्या है। मैंने ये थोड़ा सा यहाँ से टेक्स्ट ले लिया, वीडियो जस्ट एक वर्ड मैंने कॉपी कर लिया इधर, और इसको मैंने एंकर टैग के अंदर इनक्लोज कर दिया ए। उसके बाद एज रेफरेंस और इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके अंदर मैंने हैश का साइन, इन नंबर साइन। उसके बाद ये क्लोज, इसके अंदर मैंने जस्ट वीडियो लिखा है। अब हम यहाँ आते हैं, आप ये देखें तो ये जो वीडियो है ये एक लिंक बन गया है, लेकिन ये क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, अब अंडरलाइन को मैं चाहता हूँ कि मेरा लिंक ऐसा हो कि आम टेक्स्ट की तरह नज़र आए। इसकी ये जो प्रॉपर्टी है अंडरलाइन वाली बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़त्म हो जाए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक यानी एंकर को कॉल करूँगा, और उसकी ये प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर दूँगा। इसका मतलब है जितनी भी अगर मेरे इस टैग के अंदर डेकोरेशन अप्लाइड है वो ख़त्म हो जाए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने यहाँ पे आके नन की। अब आप देखें तो ये जो वीडियो का टैग है उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट एक वीडियो का वर्ड है, ये चूँकि एंकर है, और एंकर की जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है डेकोरेशन वो ख़त्म हो गई है। अंडरलाइन से ये नॉर्मल में आ गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन हो गई। उसके बाद चलते हैं कि टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है कि जितना आपका टेक्स्ट है उससे पहले थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाए। जैसे
जहाँ से आपका ये सॉरी हम अलाइन पढ़ रहे थे, अलाइन के अंदर हमने सेंटर पढ़ा है, इसके अंदर 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। इसके बाद राइट अलाइन कर सकते हैं। राइट अलाइन का मतलब है सारा टेक्स्ट इस तरफ अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइन होता है टेक्स्ट, इंग्लिश चूँकि लेफ़्ट से स्टार्ट होती है एंड राइट की तरफ होती है, तो इस तरह से ये लेफ़्ट अलाइंड होता है। और लास्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाता है। ठीक है, मैं जस्टिफाई करके इसको F5 करूँगा तो आप देखिए यहाँ से भी बिल्कुल ये इक्वल है और इस साइड से भी इक्वल है, यानी लेफ्ट राइट और लेफ़्ट से बिल्कुल जिस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते हैं तो उसी तरह से ही हो जाएगा। लाइन हाइट बेसिकली ये होती है कि एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसको भी कहते हैं, और दूसरी ये चीज़ होती है कि एक लाइन वर्टिकली कितनी जगह के अंदर आती है, ठीक है, कितने पिक्सल के अंदर। और बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होती है, और आई थिंक 11 भी होती है, 16 भी होती है। तो 16 होता है हेडिंग का साइज़ और 11 होता है आम टेक्स्ट का। तो मैं टेक्स्ट का जो है वर्टिकल साइज़ उसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ ताकि टेक्स्ट खुला खुला सा नज़र आए। ठीक है, उसकी वर्टिकल जो स्पेसिंग है वो बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाऊँगा, लाइन हाइट, और इसको मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। ये आप देखें तो अब ये इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फासला आ गया है। ठीक है, दो लाइंस के, हर लाइन के टॉप पे उसने थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। इसी तरह से आप जितना इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको मैं 50, इसको 60 दे सकता हूँ। 60 दूंगा तो और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुली खुली सी लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से इसको आप अगर लाइंस के बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर तो उसको लाइन हाइट से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेटर स्पेसिंग, कि एक लेटर जो है उससे अगले लेटर के अंदर जो स्पेस होती है उसको आप पिक्सेल्स में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लेटर डैश स्पेसिंग, इसको मैं 10 पिक्सल करता हूँ जैसे एग्जाम्पल के लिए। आप देखें तो हर वर्ड के बीच में कितना फासला, 10 पिक्सल का। ये एक जो लेटर है उससे अगले लेटर का फासला तकरीबन 10 पिक्सल का उसने दे दिया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको जितना वाइड करना चाहें उतना आप इसको वाइडर ले जा सकते हैं। 40 पिक्सल दे देंगे तो और ज़्यादा खुला नज़र आएगा, ये इस तरह से। ठीक है ना, इसको आप जितना अपनी तरफ से स्पेसिंग देना चाहें, तो नॉर्मल जो स्पेसिंग होती है वो ठीक है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्पेस देना चाहें तो 5 पिक्सल की स्पेस इसको दे के ये नॉर्मल होती है अगर आपने थोड़ा सा खुला टेक्स्ट भी लिखना है तो, लेकिन आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो फ़ॉन्ट्स होती हैं उनको सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने पैराग्राफ के टैग्स हों उसके अंदर एक ही फ़ॉन्ट यूज़ हो। ठीक है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एरियल यूज़ करता है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ से अपने सिस्टम के अंदर जो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल है वहाँ यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ले लूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है वो इस फ़ॉन्ट के अंदर आए। ठीक है, कॉपी करता हूँ यहाँ से इसका नेम, और अगर तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। अब अगर नेम जो है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब नेम्स के एक फ़ॉन्ट के नेम के अंदर स्पेसेस दी हुई हैं, जैसे कुछ नेम्स ऐसे हैं जो सिंगल वर्ड पे हैं, जैसे ये आप देखें तो एरियल जो होता है या ये जो नेम है इसका, ये एक वर्ड है। अगर आप किसी और फ़ॉन्ट की तरफ, ये एरियल है, एक वर्ड का है, और इसी तरह से आप इस फ़ॉन्ट पे आते हैं तो इसका नेम आप देख रहे हैं एरियल राउंडेड, और इसी तरह से बड़ा नाम है और इसके अंदर स्पेसेस हैं। अगर नाम के अंदर स्पेसेस हों तो आप क्या करते हैं, उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, यानी फ़ॉन्ट का नेम अगर स्पेसेस में हो तो उसको आपने डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और उसके अंदर ये फ़ॉन्ट का नेम दे दिया मैंने, और इसको सेमीकोलन लगा के सेव करता हूँ। अब इसका मैं डिस्प्ले देखता हूँ तो आप देख रहे हैं पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है। इसकी मैं जो लेटर स्पेसिंग दी हुई है इसको 0 कर देता हूँ यहाँ से,
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वही आ जाएगी, ठीक है। या इसको इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से कमेंट कर दें, क्योंकि ज़्यादातर ये लेटर स्पेसिंग जो है ये यूज़ नहीं होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी इसकी सेटिंग वही आ जाएगी। उसके बाद आते हैं कि अगर आपका जो नेम है फ़ॉन्ट का वो स्पेसेस के बग़ैर है, मतलब जैसे एरियल है, यहाँ से आते हैं, मैं एरियल सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट है वो एरियल में आए या फिर किसी और फ़ॉन्ट के अंदर आए, जैसे ये फ़ॉन्ट जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से कॉपी करके। तो इसको लिखने के लिए मुझे डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट एक कॉमा दूंगा और स्पेस देके ये फ़ॉन्ट लिख दूँगा, ठीक है। अब ये इसका मैं यहाँ डिस्प्ले देखता हूँ, वही आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करते हैं कोई ऐसी फ़ॉन्ट हमने लिख दी जो कि एक सिस्टम पे अवेलेबल नहीं थी, तो एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हम लगा सकते हैं। जैसे मैं एक फ़ॉन्ट कोई भी एक ऐसी कोई गलत नेम लिख देता हूँ फ़ॉन्ट का जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैं यानी पिक्सेल एक फ़ॉन्ट है जो इस सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, यानी इंस्टॉल नहीं है। पिक्सेल WISE ये एक फ़ॉन्ट है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, पहली फ़ॉन्ट को जो कि इसको नहीं मिलेगी उसको छोड़ के दूसरी फ़ॉन्ट को टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देगा। एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अब देखें उसको पहली फ़ॉन्ट नहीं मिली, इसने ये वाली फ़ॉन्ट इंस्टॉल यानी कर दी। आप एक से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी फ़ॉन्ट देना चाहें इसके अंदर दे सकते हैं। जस्ट आप कॉमा देंगे और उस फ़ॉन्ट का नेम लिख देंगे तो वो फ़ॉन्ट यानी वर्किंग में आ जाएगी। मैं इसको आगे कर देता हूँ, इसकी जगह पे ये फ़ॉन्ट यानी सेकंड नंबर पे ये फ़ॉन्ट और इसको मैं थर्ड पे कर दिया। अब देखेंगे इसको वो फ़ॉन्ट नहीं मिली तो ये कौन सी फ़ॉन्ट अडॉप्ट करेगा, यानी इम्प्लीमेंट करेगा उसके ऊपर। ये देखें, ये उसने जो हमने सेकंड नंबर पे फ़ॉन्ट रखी थी वो अप्लाई कर दी। एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट रखने का ये पर्पज़ होता है, इसके आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब ये होता है कि आपने जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो किस साइज़ का हो सकता है। इसको आप पिक्सल में मैनेज करते हैं। मैं 20 पिक्सल का 20 इसका साइज़ दे देता हूँ। सॉरी फ़ॉन्ट नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने गलती से फ़ॉन्ट जस्ट लिख दिया था। फ़ॉन्ट साइज़ और उसके बाद अब आप देखिए तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसको मैं 25 है, इसको मैं 50 कर देता हूँ। F5 किया तो इतना बड़ा नज़र आ रहा है। जस्ट एक पैराग्राफ को भी आप हेडिंग के लेवल पे लाना चाहते हैं तो इस तरह से ला सकते हैं। हेडिंग 1 है उसको आप छोटा करना चाहते हैं तो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी आप यहाँ हेडिंग 1 यानी H1 को कॉल करें, उसमें आप उसका साइज़ ही छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी CSS आपको कंप्लीट फ्रीडम देती है कि अपने टैग्स को आप किस तरह से उसके साइजेज़ उनकी ये चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट वेट। आप टेक्स्ट को हमने ये देखा कि आप HTML के थ्रू भी बोल्ड या इटैलिक ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो आप CSS के ज़रिए से उसको बोल्ड या बोल्ड करें, तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट डैश वेट, फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पे मैं बोल्ड लिख दूँगा। उसके बाद आप देखें तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसमें आप इसको यानी डिफरेंट स्टाइल्स देना चाहें तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत यूज़फुल होती है इसको मैनेज करने के लिए। फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दिया आपने, ये देखिए हमने आई का टैग यूज़ किया था HTML के अंदर, लेकिन हम HTML के अलावा CSS के ज़रिए से भी इसको इटैलिक करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये यानी इसको बोल्ड करने के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो इसको फ़ॉन्ट स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या होता है
कि आपने डिफरेंट फ़ॉन्ट्स देखे होंगे जिनके अंदर स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आप यही चीज़ बगैर किसी, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेरिएंट यूज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट वेरिएंट की जो सब एक ही मतलब वैल्यू है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप्स। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा स्मॉल कैप्स। अब ये क्या करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जस्ट फर्स्ट फर्स्ट जो हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर होगा उसको करे, ये कर देगा कि एक मीन्स उसको ये बना देगा कैपिटल और उसका साइज़ बड़ा कर देगा। ठीक है, मतलब मसलन अब यहाँ पे आते हैं, कोई और फ़ॉन्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसकी बजाय। ये फ़ॉन्ट को मैं ख़त्म करता हूँ तो हम इसका प्रॉपर देख सकेंगे। यहाँ पे आज हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमने लास्ट HTML में एक चीज़ पढ़ी थी, लिस्ट्स क्या होती हैं। मैं ये यहाँ से जो पैराग्राफ है इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता, बल्कि इसको मैं एक और फाइल में सेव कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट .html ये फ़ाइल बना ली और list.html के अंदर से मैंने पैराग्राफ को डिलीट कर दिया है। और उसके बाद ये जो मैंने एंकर टैग लगाया है इसको भी ख़त्म कर दिया यहाँ से। यहाँ पे आते हैं लिस्ट। अब लिस्ट को क्या, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं और आप उनको यानी बुलेट्स या नंबर्स के साथ वो करना चाहते हैं, यानी उनकी एक लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं HTML में, वो हमने देखा था कि उसके लिए UL और OL का टैग यूज़ होता है। लिस्ट कैसी होती है ये देखें आप। तो ये जो लिस्ट होती है जिसमें आपको नंबर की तरतीब की ज़रूरत नहीं होती, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और जिसमें आपको नंबर चाहिए होते हैं, नंबर देना ज़रूरी आप समझते हैं, वो यानी 1 2 3 से जिनको आप करना चाहते हैं मैनेज, वो उनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि CSS के थ्रू उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना ली। उसके बाद li लगाते हैं इसमें, li का टैग स्टार्ट, एंड li जो है इसको क्लोज भी करेंगे यहाँ पे। ये कुछ लिस्ट है हमारे पास, इसमें हम यहाँ पे लिस्ट, हमने जस्ट लिस्ट लिख दिया सबके अंदर। ठीक है, अब आप इसका डिस्प्ले देखें यहाँ पे तो क्या होगा। ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इसका डिस्प्ले क्या होगा कि ये 1 2 3 में इसको इसने दे दिया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि 1 2 3 जो है उसकी बजाय कुछ और कोई और नंबर या कोई और, इसको ABC जो है यानी अल्फ़ाबेट्स के साथ इसको मैनेज करना चाहता हूँ। तो वो किस तरीके से करूँगा, उसके लिए आपको OL को यानी ऑर्डर लिस्ट जो है इसको CSS में कॉल करना होगा। CSS में कॉल करके आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब OL जो है इसका आपने सिलेक्टर यहाँ पे लिख देना है, OL। और उसके बाद आते हैं इसकी पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी आपको, लिस्ट स्टाइल टाइप। यानी आपने लिस्ट स्टाइल जो है उसको किस तरह से आप मैनेज करना चाहते हैं, यानी उसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल डैश टाइप।
सेमीकोलन, उसके बाद कॉलन। और अब जो इसकी टाइप्स हो सकती हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अल्फ़ाबेट्स के साथ यानी ABC के साथ मैनेज करूँ, यानी लिस्ट बनाऊँ तो ABC से स्टार्ट हो। तो मैं इसमें जस्ट स्मॉल ABC यानी स्मॉल लेटर्स यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसमें लोअर अल्फ़ा लिख दूँगा, लोअर डैश अल्फ़ा, सेमीकोलन लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लिस्ट अब ABC के साथ आ गई है। यही सेम मैं करना चाहता हूँ, मतलब कैपिटल लेटर्स के साथ, तो अपर अल्फ़ा लिखूँगा। ये क्या करेगा, ABC जो है कैपिटल कर देगा। उसके बाद आते हैं कि आप जो ये लेटर्स इससे चेंज करके रोमन में ये नंबरिंग ही यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन रोमन के अंदर करना चाहते हैं, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। यही लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, इसको आप अपर अल्फ़ा के बजाय अपर रोमन लिख देंगे। अब आप देखें तो ये यानी रोमन जो काउंटिंग है, रोमन नंबर्स हैं उनके अंदर दे दिए। अब इसी तरह से आप इसको लोअर रोमन में भी कर सकते हैं, लोअर रोमन। और उसके बाद अगर मैं सिर्फ नंबर में ही लिखना चाहता हूँ तो उसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। यानी मैं डेसिमल्स में देना चाहता हूँ, ये नंबर्स के अंदर देना चाहता हूँ, तो इसको डेसिमल लिखूँगा सेव करके। ये इस तरह से आएगा। अगर मैं ये लिस्ट थोड़ी बड़ी करता हूँ, ये आप देखिए, ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये अगर यहाँ इनके सामने ज़ीरो हो तो इनका ऑर्डर एक जैसा नज़र आएगा, ठीक है। तो एक मैं इसकी जो अब टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है, वो डेसिमल की बजाय वो थोड़ी सी चेंज करके क्या करूँगा, डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, ठीक है। डेसिमल डैश लीडिंग ज़ीरो, डेसिमल डैश लीडिंग डैश ज़ीरो। इसका क्या मतलब होगा, ये अब नंबर तो उसी तरह से देगा, मैं इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ, लेकिन उनके स्टार्ट में जो एक ज़ीरो लगा देगा, ठीक है। अगर ये नंबर 100 से ऊपर बढ़ जाते हैं फिर देखते हैं कि क्या करता है, यानी यही लिस्ट जो है वो 100 से अबव हो जाती है। अब आप देखिए तो ये क्या किया उसने, सिर्फ पहले जो हैं उनके साथ उसने ज़ीरो ज़ीरो लगाया है, डेसिमल यानी 1 to 9 जो है उनके साथ उसने ज़ीरो ज़ीरो लगाया है। दूसरे जो नंबर हैं यानी जो 10 से बड़े नंबर हैं उनके साथ उसने ज़ीरो ज़ीरो नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये एक डेसिमल लीडिंग ज़ीरो, ये इस तरह से काम करता है। लिस्ट जो पहले 10 नंबर हैं यानी ज़ीरो टू यानी सॉरी 1 to 9, इनको इनसे पहले ज़ीरो लगा देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आप इनको ग्रीक नंबर जो ग्रीक लेटर्स जो होते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स, उनके साथ भी आप इनको यानी कर सकते हैं। मैं लिस्ट थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये डेसिमल की बजाय जैसे हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे इंग्लिश के, उसी तरह से हम लोअर ग्रीक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं तो ये अल्फ़ा बीटा गैमा, और इसी तरीके से ये अब क्या है, ग्रीक लेटर्स जो हैं उनके साथ इसने लिस्ट बना दी है। तो ये तरीका है, ऑर्डर्ड लिस्ट को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं कि सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।